गाइस वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल हब। सो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 7th मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का चैप्टर 7th है मार्जिनल कॉस्टिंग एंड ब्रेक इवन एनालिसिस। लास्ट वीडियो में जैसे अब मैंने आपको बोला था कि इसके 6th चैप्टर के बाद हमारा सिर्फ लास्ट चैप्टर बचता है 7th, लेकिन तब मैंने आपको बोला था कि बजटरी कंट्रोल, लेकिन बाद में मुझे याद आया, तब मेरे माइंड से स्किप हो गया था कि मार्जिनल कॉस्टिंग वाला चैप्टर है जो है वो 7th है और बजटरी कंट्रोल वाला चैप्टर 8th है। तो अभी हम 7th चैप्टर जो है वो डिस्कस करेंगे कि मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है, ब्रेक इवन एनालिसिस क्या है, ब्रेक इवन एनालिसिस की बेसिक टर्म्स क्या है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो क्या है, जिसे हम पीवी रेशियो भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट फर्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे कि मार्जिनल कॉस्टिंग जो है वो क्या है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, आते हैं अपने टॉपिक पे कि मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है। तो जैसे मैंने मीनिंग लिखा हुआ है फर्स्ट कि एन अल्टरनेटिव टू अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज मार्जिनल कॉस्टिंग, वेरिएबल कॉस्टिंग एंड डायरेक्ट कॉस्टिंग। जैसे क्या लिखा हुआ है, दिस इज एन अल्टरनेटिव टेक्निक टू अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग जो है वो एक अल्टरनेटिव टेक्निक है अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की। अब ये जो मार्जिनल कॉस्टिंग है, इसे हम मार्जिनल कॉस्टिंग के अलावा और भी वर्ड्स जो है इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, लाइक वेरिएबल कॉस्टिंग, लाइक डायरेक्ट कॉस्टिंग। ये भी जो है वो मार्जिनल कॉस्टिंग के नेम्स हैं। अब बात आती है कि मार्जिनल कॉस्टिंग जो टेक्निक है उसमें होता क्या है। तो इसलिए मैंने आगे लिखा हुआ है कि अंडर दिस टेक्निक ओनली वेरिएबल कॉस्ट आर चार्ज्ड एज प्रोडक्ट कॉस्ट एंड इंक्लूडेड इन इन्वेंट्री वैल्यूएशंस। अब ये जो मार्जिनल कॉस्टिंग है, इसमें ओनली वेरिएबल कॉस्ट आर चार्ज्ड एज अ प्रोडक्ट कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट को चार्ज करा जाता है एज अ प्रोडक्ट कॉस्ट। देन आगे है हमारे पास फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आर नॉट allotted to products but are considered as and thus charged directly to profit and loss account of the year। जो हमारे पास फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो होती है आर नॉट अलॉटेड टू प्रोडक्ट, इनको हम डायरेक्टली प्रोडक्ट पर अलॉट नहीं करते हैं, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होते हैं उनको प्रोडक्ट पर डायरेक्टली चार्ज नहीं करा जाता है। चार्ज डायरेक्टली टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द ईयर। ये जो फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट्स होते हैं इन्हें डायरेक्टली प्रोडक्ट पर चार्ज नहीं किया जाता है, इन्हें डायरेक्टली चार्ज करा जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ दैट ईयर। जिस ईयर में है उस ईयर के एंड में करा जाता है चार्ज डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। देन आगे है लिखा हुआ मैंने, फिक्स्ड कॉस्ट ऑल्सो डू नॉट एंटर इन स्टॉक वैल्यूएशन। जो हमारे पास स्टॉक वैल्यूएशन होता है उसमें भी फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है हमारी, उसको कंसीडर नहीं करा जाता है। केवल उन्हीं कॉस्ट को कंसीडर करा जाता है जो वैल्यूएबल्स होती हैं। अब लास्ट आता है हमारे पास नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। इसके लिए क्या है कि बोथ अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग ट्रीट नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, लाइक इसमें एडमिनिस्ट्रेशन आ गई, सेलिंग आ गई, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स आ गए एज अ पीरियड कॉस्ट। अब नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या है? नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के जो खर्चे होते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के जो खर्चे होते हैं, इन्हें हम कंसीडर करते हैं एज अ पीरियड कॉस्ट। क्लासिफिकेशन अगर आपने पढ़ी होगी तो उसमें आपने पढ़ा होगा पीरियड कॉस्ट और प्रोडक्ट कॉस्ट। पीरियड कॉस्ट क्या है कि वो खर्चे जो उस ड्यूरेशन में ही हमें जो है वो रिसीव हो जाते हैं। जब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा हो तब ही हमें उसकी पेमेंट जो है वो रिसीव हो रही है, दैट इज़ पीरियड कॉस्ट। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेशन खर्चे होते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के जो डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के जो खर्चे होते हैं, इन्हें कंसीडर करा जाता है एज अ पीरियड कॉस्ट। इनको हम प्रोडक्ट कॉस्ट में जो है वो कंसीडर नहीं करते हैं, इन्हें करते हैं हम कंसीडर पीरियड कॉस्ट में। तो ये था हमारा पहला जो टॉपिक है मार्जिनल कॉस्टिंग। ये हमारा टॉपिक है मार्जिनल कॉस्टिंग। ये हमने डिस्कस कर लिया कि इसका मीनिंग क्या है।
देन इसमें अब मैं आपको मीनिंग बता रही हूँ और इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है वो मैंने आपको थोड़ी थोड़ी बता दी। अगर मैंने पूरी मतलब वीडियो इसीलिए नहीं बता रही हूँ मैं आपको, क्योंकि लाइक इसमें होगा कि अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग भी होगी, वो मैं इसीलिए नहीं बता रही क्योंकि ताकि फिर बहुत वीडियो जो है बहुत सारी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। क्योंकि नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है ब्रेक इवन एनालिसिस, वो वीडियो थोड़ी ज़्यादा ऐड है इसमें, इसलिए मैंने आपको इसका थोड़ा मीनिंग बताया और इसमें क्या क्या इंक्लूड है वो बताया। तो आते हैं अपने टॉपिक पे, ब्रेक इवन एनालिसिस पर। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ब्रेक इवन एनालिसिस जो हमारा टॉपिक है इसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे कि ब्रेक इवन एनालिसिस क्या है, नैरो इंटरप्रिटेशन क्या है, बॉर्डर इंटरप्रिटेशन क्या है, उसकी बेसिक टर्म्स फिर हम डिफाइन करेंगे कि उसके बेसिक टर्म्स क्या है, पीवी रेशियो जो है हम इसमें डिस्कस करेंगे, प्रॉफिट एंड वॉल्यूम रेशियो। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ब्रेक इवन पॉइंट, जो कि इस टॉपिक में सबसे इम्पॉर्टेंट है और ये बहुत बारी जो है वो एग्ज़ाम में आता है। देन लास्ट हम डिफाइन करेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो आते हैं फर्स्ट पे कि क्या है फर्स्ट पे, ब्रेक इवन एनालिसिस। पहले हम पढ़ेंगे कि ब्रेक इवन एनालिसिस है क्या। मैंने लिखा हुआ है कि पहले वाइडली यूज टेक्निक टू स्टडी टू CVP रिलेशनशिप। अब इसमें क्या है कि CVP रिलेशनशिप, CVP क्या है जो आपको पता होना चाहिए, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट। CVP की जो फुल फॉर्म है वो है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट। एक इवन एनालिसिस है हमारे पास, वो CVP की एक ऐसी टेक्निक है जिससे हम कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट जो है उसे एनालाइज कर सकते हैं। इवन कुछ बुक्स में होता है कि ब्रेक इवन एनालिसिस इज सेम एज CVP, मतलब कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ब्रेक इवन एनालिसिस है वो बहुत डिफरेंट है CVP से। CVP मीन्स कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट से बहुत डिफरेंस है ब्रेक इवन एनालिसिस, जो अब हम हैं जो है वो डिस्कस करेंगे, जिससे आपको पता लग जाएगा कि ब्रेक इवन एनालिसिस क्या है, CVP क्या है। देयर इज अ स्लाइड डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस एंड कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट, CVP एनालिसिस। जो CVP है हमारे पास, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट है हमारे पास, वो बहुत ही वाइडली कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ब्रॉड है। लेकिन जो ब्रेक इवन एनालिसिस है हमारे पास, वो एक टेक्निक है टू स्टडी दी CVP रिलेशनशिप, जिससे हमें पता चलता है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट में जो भी रिलेशनशिप है उसे हम एनालाइज कर सकते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस के तहत। तो अब देखते हैं ब्रेक इवन एनालिसिस का इंटरप्रिटेशन क्या है। तो इसका जो इंटरप्रिटेशन है मैंने उसको ना 2 टाइप्स में डिवाइड करा है। लाइक फर्स्ट है हमारे पास नैरो इंटरप्रिटेशन, सेकंड वन है बॉर्डर इंटरप्रिटेशन, जो मैंने पहले भी बताया था टॉपिक स्टार्ट करने से पहले। तो फर्स्ट हमारे पास आता है नैरो इंटरप्रिटेशन। नैरो इंटरप्रिटेशन क्या है हमारे पास, जैसे मैंने लिखा हुआ है, अ सिस्टम ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ दैट लेवल ऑफ एक्टिविटी वेयर टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल सेलिंग प्राइस। जैसे मैंने आपको एक मीनिंग बताया नैरो इंटरप्रिटेशन का, तो इस मीनिंग में ही बताया गया है कि नैरो इंटरप्रिटेशन में होता क्या है। जैसे लिखा हुआ है कि दैट लेवल ऑफ एक्टिविटी, उस लेवल की एक्टिविटी का पता चलता है वेयर टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल सेलिंग प्राइस, जहाँ पे टोटल कॉस्ट इक्वल होती है सेलिंग प्राइस, टोटल सेलिंग प्राइस की। मतलब ब्रेक इन इवन एनालिसिस जो है, नैरो इंटरप्रिटेशन जो है, उसमें आप ये पता लगा सकते हो कि कितनी लेवल ऑफ एक्टिविटी जो है होनी चाहिए। इससे पता चलता है कि कितनी प्रोडक्शन करनी चाहिए, कितनी सेल्स करनी चाहिए, ताकि जो हमारे पास कॉस्ट है वो सेल्स के इक्वल हो सके। और जब C इज इक्वल टू S, कॉस्ट जो है इक्वल होगी सेल के, तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ना ही प्रॉफिट होता है ना ही लॉस होता है बिजनेस को। फॉर एग्जाम्पल, अगर जितने का आप प्रोडक्ट बना रहे हो, जितने का आप प्रोडक्ट जो है उसकी क्रिएटिविटी में लगा रहे हो, प्रोडक्ट की क्रिएटिविटी में, और उतने ही प्राइस में उसको सेल कर रहे हो, उतनी ही प्राइस में उस प्रोडक्ट को बेच रहे हो, तो क्या होगा, आपको ना ही प्रॉफिट होगा ना ही लॉस होगा। तो ब्रेक इवन एनालिसिस वो लेवल ऑफ एक्टिविटी फाइंड आउट करने में हेल्प करता है जिससे ऑर्गेनाइजेशन को ना ही प्रॉफिट हो ना ही लॉस हो, नो प्रॉफिट नो लॉस, या फिर आप ऐसे कह सकते हो C इज इक्वल टू S, कॉस्ट जो है वो सेल्स के इक्वल टू होनी चाहिए। सो दिस इज द नैरो इंटरप्रिटेशन एंड सेकंड वन इज बॉर्डर इंटरप्रिटेशन। बॉर्डर इंटरप्रिटेशन क्या है, इसका मीनिंग मैंने लिखा हुआ जैसे, दैट सिस्टम ऑफ एनालिसिस विच डिटरमाइंस प्रोबेबल प्रॉफिट एट एनी लेवल ऑफ एक्टिविटी।
यानी वो सिस्टम ऑफ एनालिसिस जिससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं प्रोबेबल प्रॉफिट को। एनी लेवल ऑफ एक्टिविटी में जो भी प्रोबेबल प्रॉफिट है उसे हम एनालाइज कर सकते हैं बॉर्डर इंटरप्रिटेशन से। इससे हमें मेनली ये पता चलता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन 10 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहा है तो हमें कितना प्रॉफिट होगा, अगर 20 यूनिट का प्रोडक्शन कर रही है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस तो हमें कितना प्रॉफिट होगा, 100 यूनिट का प्रोडक्शन कर रही है तो हमें कितना प्रॉफिट होगा। तो ये बॉर्डर इंटरप्रिटेशन हमें बताता है प्रोबेबल प्रॉफिट डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटी में। जैसे लाइक मैंने यूनिट्स का एग्जांपल दिया, डिफरेंट यूनिट्स ऑफ एक्टिविटीज़ में जो भी प्रोबेबल प्रॉफिट होगा वो हमें बॉर्डर इंटरप्रिटेशन से पता चलता है। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि ये सब हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस। इससे हमें ये भी पता चलता है कि डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटीज़ में ऑर्गेनाइजेशन को कितना प्रॉफिट होगा, इसका हम क्लियरली जो है पता लगा सकते हैं। सो गाइज दिस इज टू इंटरप्रिटेशन ऑफ ब्रेक इन इवन एनालिसिस, नैरो इंटरप्रिटेशन एंड बॉर्डर इंटरप्रिटेशन। सो अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिक टर्म्स। बेसिक टर्म्स क्या है ब्रेक इवन एनालिसिस की वो हम डिस्कस करेंगे अब। ये हमारा लास्ट टॉपिक है मार्जिनल कॉस्टिंग एंड ब्रेक इवन एनालिसिस का, कि इसकी बेसिक टर्म्स क्या है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेसिक टर्म्स जो है वो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि बेसिक टर्म्स में मार्जिनल ऑफ सेफ्टी है, ब्रेक इवन पॉइंट है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो है और कंट्रीब्यूशन एंड ग्रॉस मार्जिन है जो है फर्स्ट है, लेकिन मैंने लास्ट से स्टार्ट करा, मतलब लास्ट वन पहले बोला फिर थर्ड सेकंड फिर फर्स्ट वन। तो फर्स्ट पे आते हैं। फर्स्ट है हमारे पास कंट्रीब्यूशन एंड ग्रॉस मार्जिन। कंट्रीब्यूशन क्या होता है हमारे पास, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। लाइक जैसे मैंने लिखा हुआ है एक्सेस ऑफ सेलिंग प्राइस ओवर वेरिएबल कॉस्ट। मैंने नीचे जो है दो फार्मूलाज बताए हुए हैं आपको। फर्स्ट है हमारे पास कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, एक सेकंड पहले। एंड सेकंड वन है कंट्रीब्यूशन हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। दोनों फार्मूलाज हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे या फिर मतलब दिमाग में बिठाने पड़ेंगे, क्योंकि ये CVP एनालिसिस एंड मार्जिनल कॉस्ट दोनों में ही आते हैं। मार्जिनल कॉस्ट में भी आते हैं, CVP एनालिसिस में भी आते हैं, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट में ही आते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों टर्म्स में जो है वो कंट्रीब्यूशन जो है वो यूज़ होता है, इसीलिए ये फार्मूला जो है वो आपको आने चाहिए। तो ठीक है, ये तो हमारे पास हो गया कंट्रीब्यूशन ग्रॉस मार्जिन। एंड सेकंड वन हम देखते हैं इसकी बेसिक टर्म क्या है ब्रेक इवन एनालिसिस की, वो है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, PV रेशियो, जो कि बहुत ही मेन है। और इससे ना एक न्यूमेरिकल भी आता है इसमें। तो न्यूमेरिकल अगर आपको आएगा तो इसमें क्या होगा कि लाइक 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो इसमें 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है कि PV रेशियो क्या है, CVP एनालिसिस क्या है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन करके भी डाले जाते हैं। अगर आपका पेपर का पैटर्न जो है वैसा है कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी आपको, तो भी ये आता है CVP एनालिसिस, ब्रेक इवन एनालिसिस एंड प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। इन तीनों में से कोई एक ना एक आएगा ही आएगा, या फिर 2 भी आ जाते हैं। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो मतलब PV रेशियो को प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो बोलते हैं। सो ये क्या है कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है किसी भी ऑपरेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ऑपरेशन है उसको फाइंड आउट करने में। लाइक मैंने लिखा हुआ है इम्पॉर्टेंट फॉर स्टडिंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ऑपरेशन ऑफ अ बिजनेस। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी ऑपरेशन है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो हम जज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ PV रेशियो। ऑल्सो एस्टैब्लिशेज अ रिलेशनशिप बिटवीन द कॉन्ट्रीब्यूशन एंड द सेल्स वैल्यू। आगे क्या है, ऑल्सो कॉल्ड कॉन्ट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो। मतलब जो हमारे पास PV रेशियो है, इसका दूसरा नाम क्या है PV रेशियो का, कॉन्ट्रीब्यूशन बाई सेल्स रेशियो। जो हमारे पास PV रेशियो प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो है, उसमें हम कंट्रीब्यूशन और सेल्स रेशियो में जो भी डिफरेंस है उनसे एनालाइज कर सकते हैं। आगे है इम्पॉर्टेंस फॉर मैनेजमेंट टू फाइंड आउट विच प्रोडक्ट इज़ मोर प्रॉफिटेबल। PV रेशियो से हमें पता चलता है कि जो भी मैनेजमेंट के लिए विच प्रोडक्ट इज़ मोर प्रॉफिटेबल, कौन सा प्रोडक्ट है जो मोर प्रॉफिटेबल है, जिससे कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को, बिजनेस को जो है
ज़्यादा प्रॉफिट होगा, वो हमें पीवी रेशियो से है, जो पीवी रेशियो से पता चलता है। विद द हेल्प ऑफ पीवी रेशियो फाइंड आउट विच प्रोडक्ट इज़ मोर प्रॉफिटेबल। आगे मैंने लिखा हुआ है पीवी रेशियो का फॉर्मूला। पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है? पीवी रेशियो इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स। एक एग्जांपल लेते हैं हम पीवी रेशियो के लिए। जो मतलब एक ही कंपनी के ना बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं। लाइक एक कंपनी है जो साबुन बनाती है, तो वो अलग अलग तरह के साबुन बनाते हैं। लाइक बर्तन धोने का साबुन या फिर कपड़े धोने का, नहाने का। मतलब एक कंपनी जो है वो बहुत तरीके के प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस करती है। तो लाइक शैम्पू, ऑयल, समथिंग जो भी ले लो आप। तो जो भी अगर ऑर्गेनाइजेशन है, मैनेजमेंट है, उसे ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा प्रोडक्ट है हमारे पास जिससे कंपनी को जो है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन को मोर प्रॉफिट होगा। ऑर्गेनाइजेशन का कौन सा प्रोडक्ट है जो मोर प्रॉफिटेबल है, तो वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं विद दी हेल्प ऑफ पीवी रेशियो। चलिए, ये तो हो गया हमारा पीवी रेशियो, प्रॉफिट एंड वॉल्यूम रेशियो। अब बढ़ते हमारी थर्ड जो टर्म है वो है ब्रेक इवन पॉइंट। सो ब्रेक इवन पॉइंट क्या है हमारे पास? द पॉइंट विच ब्रेक्स द टोटल कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस इवेंटली टू शो द लेवल ऑफ आउटपुट और सेल्स एट विच देयर शैल बी नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी ताकि आपको ब्रेक इवन एनालिसिस का जो भी मतलब पूरा टॉपिक है वो सेपरेटली समझ आ जाए। तो ये क्या है? द पॉइंट विच ब्रेक्स द टोटल कॉस्ट और सेलिंग प्राइस इवेंटली। वो पॉइंट है हमारे पास जो टोटल कॉस्ट और टोटल जो सेल्स होती है उनको इक्वली डिवाइड करता है। तभी इसका नाम ब्रेक इवन पॉइंट रखा है। ब्रेक मीन्स तोड़ना, इवन मतलब इक्वल, एंड पॉइंट बिंदु। जो भी 2 पॉइंट्स होते हैं उनको बराबर इक्वलिटी में डिवाइड करना। शो द लेवल ऑफ आउटपुट और सेल्स एट विच देयर शैल बी नाइदर प्रॉफिट और नाइदर लॉस। अगर टोटल सेल्स जो है, सॉरी टोटल कॉस्ट जो भी हमने किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए टोटल कॉस्ट लगाई है, उस प्रोडक्ट से हमें उतनी ही सेल जो है वो आ रही है। मतलब टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल सेल, जैसे हमने पहले पढ़ा। तो उसमें क्या होगा कि अगर टोटल से कॉस्ट लगा रहे हैं हम और उतनी ही सेल हमें अचीव हो रही है, मिल रही है, तो उसमें जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस है, उसे ना ही कोई प्रॉफिट होगा ना ही कोई लॉस होगा। तो ब्रेक इवन एनालिसिस में हम ये भी कह सकते हैं कि ब्रेक इवन पॉइंट में कि एट दिस पॉइंट इनकम ऑफ बिजनेस एग्जैक्टली इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर। जितनी बिजनेस की इनकम है उतने ही बिजनेस के, ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपेंडिचर भी हैं। अब इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि VEP, ब्रेक इवन पॉइंट, इज टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल सेल्स, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। इनकम जो होते हैं वो एक्सपेंडिचर के इक्वल होते हैं, और जो हमारे पास टोटल सेल्स होती हैं, टोटल कॉस्ट होती है, वो टोटल सेल्स के इक्वल होते हैं। या फिर आप ये भी लिख सकते हो, नो प्रॉफिट नो लॉस। ना प्रॉफिट हो रहा है आपको, ना लॉस हो रहा है आपको। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब क्या है कि इफ प्रोडक्शन, अगर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रोडक्शन करती है ब्रेक इवन पॉइंट से ज़्यादा, तब जाके ऑर्गेनाइजेशन को कहीं प्रॉफिट होगा। अगर जो है ऑर्गेनाइजेशन ब्रेक इवन पॉइंट से, ब्रेक इवन ऑर्गेनाइजेशन से कम जो है वो प्रोडक्शन करती है, तो ऑर्गेनाइजेशन में लॉस होगा। लॉस सफर्ड बाई बिजनेस, मतलब जो भी हमारा बिजनेस है उसमें लॉस होगा। अब ये तो हमारा हो गया थर्ड बेसिक पॉइंट ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस। एंड द लास्ट वन इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। नाम से पता चल रहा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, कितने गैप से, कितने स्पेस से ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्रॉफिट में है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है हमारे पास? मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल्स। टोटल सेल्स कितनी हो रही है और ब्रेक इवन सेल्स कितनी हो रही है, इन दोनों में जो डिफरेंस है वो एनालिसिस जो है दैट इज़ मार्जिन ऑफ सेफ्टी।
सेफ्टी जो है इसका हमारे पास एक और फॉर्मूला है जो कि मैंने यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, लेकिन आप इसको याद कर लेना, नेट प्रॉफिट बाई पीवी रेशो। अब इसमें जो एक मेन क्वेश्चन ये आता है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है उससे हमें क्या पता चलता है। तो जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है ना उसकी वैल्यू हमेशा लार्ज होनी चाहिए कि अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है एक लार्ज पोजीशन पे है तो ये क्या साउंड करता है कि बिजनेस जो है वो प्रॉफिट की तरफ ग्रो कर रहा है, बिजनेस जो है वो प्रॉफिट अर्न कर सकता है। शो करता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक स्टेबल पोजीशन पे है। वो ये शो करता है कि अगर पोजीशन थोड़ी कम भी हो गई या डाउन भी हो गई तो भी जो ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस जो है वो प्रॉफिट अर्न कर सकता है। राइट, तो बेसिक सा मीनिंग क्या है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए। अगर जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है वो स्मॉल है, लार्ज नहीं है, तो इससे क्या होगा, रिडक्शन इन सेल्स जो है उनमें कमी आएगी और ये डायरेक्ट जो है बिजनेस का प्रॉफिट जो है उसको मतलब अप से डाउन में ले आएगी, प्रॉफिट से लॉस में ले आएगी। तो इसलिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, हमारी ऑर्गेनाइजेशन अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी लार्ज है तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जल्दी ग्रो होती है और मोर प्रॉफिट जो है वो कमाती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, सेवन्थ चैप्टर ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग एंड ब्रेक इवन एनालिसिस। अब हमारे पास आता है लास्ट चैप्टर जो है वो हमारा आएगा बजट एंड बजटरी कंट्रोल। इसमें हम ये देखेंगे कि बजट क्या है, बजटरी कंट्रोल क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्लासिफिकेशंस ऑफ बजटरी कंट्रोल क्या है, फीचर्स ऑफ बजटरी कंट्रोल क्या है। ये जो है हम अपने लास्ट लेसन में जो है वो डिस्कस करेंगे। एंड फिर इसके बाद जो हमारे मैनेजमेंट अकाउंटिंग के 8 चैप्टर है जो कि बेसिकली बहुत मेन है वो कंप्लीट हो जाएंगे। देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मतलब रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट, जो मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम आया था कि मैम इससे रिलेटेड आप वीडियो बनाओ, तो इसके लिए मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि अभी जो मेरा सीक्वेंस चल रहा है फिर वो अप डाउन हो जाएगा, इसलिए मैं अभी के लिए बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट की शॉर्ट वीडियो ही डालूंगी, लेकिन बाद में इसकी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी न्यूमेरिकल की, क्योंकि ये न्यूमेरिकली ही समझाएगा, थ्योरी में इसका ज़्यादा नहीं है, थ्योरी में इसका मीनिंग वगैरह ही आएगा। तो ये था हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का 7th चैप्टर। आई होप यू लाइक दी वीडियो एंड चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो भी मैं आगे वीडियो डालूँ कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड या फिर अनदर सब्जेक्ट से रिलेटेड जो ज़्यादा मैं डालती हूँ, लेकिन हाँ जीके से रिलेटेड मैंने वीडियो अपलोड कर देती हूँ मैं, तो आपको हेल्प हो जाएगी। अगर कुछ आपको जीके की तैयारी कर रहे हो, आप लाइक कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें आपको हेल्प हो जाएगी। सो अगेन आई होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू।